हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज से आप लोग को वन लाइनर जो होता है क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई वन लाइनर जो क्वेश्चन है हो जाएगा आपको वन लाइनर। ठीक है, सीटेट और भी टेट के लिए एग्ज़ाम के लिए केवीएस ये सब एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को मतलब कि अहम भूमिका निभाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर कुछ गलतियाँ होगा तो सुधार कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए आप लोग को 50 मतलब कि 50 सेट 50 क्वेश्चन का क्या रहेगा, प्रत्येक दिन का रहेगा। ठीक है, लगभग 600 क्वेश्चन का ये सेट रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों को के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। ठीक है, बस देखते जाइए और आंसर देते जाइए और याद करते जाइए। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आप लोग का सीटेट में कम टाइम बच गया है। ठीक है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, 1400 ग्राम होता है। 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना होता है? तो 6 माह में बालक का जो वजन होता है लगभग जन्म के समय के वजन का क्या होना होता है? दुगना होता है। ठीक है, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो लगभग 3 गुना हो जाता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। 6 माह में दुगना और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, जिसमें बालक जन्म लेता है उसके तुलना में। जन्म के समय किसकी लंबाई, ये सीडीपी का है, मतलब कि बाल विकास का ये वन लाइनर क्वेश्चन है। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? जन्म के समय जो होता है लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होता है। अगर पूछ लिया जाए कि जल्दी परिपक्व मतलब कि मैच्योर कौन होती है, मैच्योर जो होती है कौन होती है, तो लड़कियां जल्दी मैच्योर होती है लड़कों की तुलना में। तो गर्ल्स जो होती है जल्द हो जाती है और बॉयज थोड़ा सा देर से मैच्योर होता है। ठीक है, लेकिन जन्म के समय अधिक लंबाई किसका होता है? लड़कों की लंबाइयाँ ज़्यादा होती है लड़कियों की तुलना में। ठीक है, जन्म के समय बालक एवं बालिकाओं की लंबाई लगभग कितनी होती है? बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिकाओं की लंबाई लगभग 19.5 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? मतलब अस्थायी दांत। अस्थायी दांत मतलब जिसको बोलते हैं दूध के दांत, तो 20 होते हैं दूध के दांत। जो बोलते हैं ना कि एक बार टूटा फिर से दोबारा उगते हैं, तो 20 जो होते हैं दूध के दांत होते हैं, मतलब अस्थायी दांत होते हैं। मानव के लिए अस्थायी दांत कितने हो जाते हैं? तो कितना होता है? कोई कोई में 32, कोई कोई में 30 होता है ना। तो ऐसे माना गया है कि अस्थायी दांत कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? केनाइन होते हैं। ठीक है, केनाइन, सीजर्स, इंसीजर्स। देखिए यहाँ पे केनाइन होते हैं, याद रखिएगा। इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, इंसीजर्स। फिर आप लोग का आ जाता है मोलर, मोलर और प्री मोलर होता है। तो ये मोलर प्री मोलर मतलब 4 प्रकार के क्या होता है? दांत होता है। ठीक है, दांत से रिलेटेड है तो बताइए सबसे मतलब कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सबसे मजबूत जो होता है हड्डी होता है वो किस चीज़ का होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं? तो 4 दांत आते हैं। इन्हें अकल के दांत भी कहते हैं। किशोरावस्था में अकल के दांत आते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या यह सही है कि किशोरावस्था में अकल के दांत आते हैं? हो सकता है सही है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे दिया गया था। जीन पियाजे का मतलब कि 4 स्टेज होता है। पहला होता है आप लोग का सेंसरी मोटराइजेशन, मतलब जिसको बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। क्या बोलते हैं? संवेदी पेशीय अवस्था बोलते हैं। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था। ये सब वीडियो आप लोग को बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। जीन पियाजे सब, कोहलबर्ग ये सब, बाइगोत्स्की ये सब बताया जा चुका है, जाके वीडियो में देख लीजिएगा। संवेदी पेशीय हो गया पहला। दूसरा में हो जाता है आप लोग का क्या? प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं। फिर तीसरा हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और फिर बोलते हैं मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक, फिर होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो उसी को बोलते हैं फॉर्मल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? गोलमैन ने दिया था। क्या दिया था? संवेगात्मक बुद्धि का जो था संवेगात्मक विकास किसने दिया था? तो गोलमैन ने दिया था। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजेंक दिया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। किशोर
की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? यौन संबंधी समस्याएं होती है। किशोरावस्था में क्या होती है कि यौन संबंधी समस्याएं उसको ज़्यादा ही नाजुक और संवेदनशील होता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। किशोरावस्था कितना से कितना वर्ष के अवधि को कहते हैं? तो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवधि को क्या बोलते हैं? किशोरावस्था में आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। जीन पियाजे यही बोले हैं। ठीक है, जीन पियाजे का फर्स्ट स्टेज में क्या बोला गया था? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, फिर 2 से 6 वर्ष, फिर 7 से आप लोग का 12 वर्ष तक, और फिर 12 से 18 वर्ष तक। तो 0 से 2 वर्ष जो आता है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, और 2 से 6 वर्ष जो होता है आप लोग का प्राक संक्रियात्मक अवस्था होता है, और 7 से 12 वर्ष तक जो होता है आप लोग का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, और 12 से 18 वर्ष तक होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट आइए, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद क्या होता है कि उसको में मैच्योरिटी आ जाता है। ठीक है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक है? तो बाल्यावस्था सबसे उपयुक्त है शिक्षण के लिए। नेक्स्ट आइए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक है? तो ये आप लोग का किशोरावस्था की सूचक है। किसी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो निरंतरता का मतलब कि कंटिन्यूटी का सिद्धांत है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतरता का सिद्धांत का विचार से लिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव के व्यवहार का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव के व्यवहार का। नेक्स्ट है, ये विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है, निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होते रहता है। यह कथन किसका है? तो जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। ठीक है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। तो शरीर में सबसे स्टेपिज जो है कान के हड्डी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो मंडिबल, जो एनामेल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनामेल बोलते हैं। ठीक है, एनामेल जो होता है जबड़े की हड्डी होता है, जो कि चहवा जिसको बोलते हैं, मतलब जबड़ा की हड्डी। ठीक है, मुंह में होता है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो जन्म के समय किससे होता है? हल्का पिंक कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नवजात शिशु कितने घंटे का होते हैं? हाँ, नवजात शिशु कितने घंटे सोते हैं लगभग? तो 18 से 20 घंटे तक सोते हैं। वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। ठीक है, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 90% हो जाता है। अगर बोल दिया जाए कि किशोरावस्था में, ये तो बाल्यावस्था में 90% तक मतलब कि होता है। अगर बाल्यावस्था में क्या होता है कि उसको विकास जो होता है, मानसिक विकास होता है, मतलब कि माइंड का, वो आप लोग का लगभग सब टोटल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95% हो जाता है। तो ये 90% मान के चलिए इसका। ठीक है, डाटा उतना ही उचित नहीं है। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है? तो 270 से 350 तक होती हैं बाल्यावस्था में हड्डियां। अब इतना क्यों होता है बोलिए सर? अब देखिए, बाल्यावस्था में छोटी छोटी हड्डियां जो होती है मतलब कि रहती हैं, और जैसे बड़ा होता है तो क्या होता है, 2 हड्डियों क्या होता है, जुड़ जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियों जुड़ के लगभग कितना बच जाता है? 206 या 208 हड्डियाँ बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निःशुल्क एवं बाल विकास शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य से हुआ था? तो जम्मू कश्मीर से हुआ था, यह ध्यान में रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना था? तो 25% आरक्षित करना था। क्या? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, मतलब बोल सकते हैं इसको RTE 2009, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, हाँ, इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हैं कि अब बताइए कि आरटी की स्थापना, मतलब कि स्थापना कब राज्यसभा में पारित कब हुआ था? तो ये 20 जुलाई 2009 को हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा, पारित हुआ था। फिर आप लोग का लोकसभा में पारित कब हुआ था? तो 20 जुलाई के बाद 4 अगस्त का हुआ था। ठीक है, 4 अगस्त को पारित हुआ लोकसभा में, और जाके मंजूरी राष्ट्रपति कब दिया था? तो 26 अगस्त को क्या कर दिया था? मंजूरी दे दिया था। ठीक है, आरटीई को 26 अगस्त कितना 2009 में सब चल रहा है अभी।
ठीक है। लेकिन इसके लागू करने की बात आएगी, आरटीई लागू कब की गई थी, तो आरटीई लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में क्या होता है कि जो प्राथमिक स्तर में बच्चे जो हैं कितना रेशियो में होने चाहिए, छात्र और शिक्षक का रेशियो कितना होना चाहिए, 30:1 का होना चाहिए, और उच्च प्राथमिक में क्या होना चाहिए, 35:1 का होना चाहिए। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बालकों का भाषाई विकास का प्रक्रम, मतलब कि बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या होना चाहिए। बालकों को भाषा विकास का क्रम जो होना चाहिए क्या होता है, रोना मतलब कि रुदन क्रंदन करना, फिर बलबलाना, फिर हाव भाव करना, उसके बाद फिर बातचीत करना, ठीक है, ठीक है। बालक सबसे पहले क्या बोलता है, बताइए जरा। व्यंजन, क्या बोलता है, व्यंजन बोलता है। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है, माँ बाबा ये सब चीज़ें बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है, तो जाहिर सी बात है कि माँ के साथ में रहेगा तो माँ की भाषा को आवाज़ मतलब कि उसकी भाषा को पहचानना स्टार्ट करता है, इसी को बोलते हैं मातृभाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है। बालक किस उम्र में अब वाक्यों द्वारा, मतलब कि 5 वर्ष की उम्र में वो वाक्य बोलना क्या करता है, सीख जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की उम्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है। अब जाहिर सी बात है कि फैमिली में रहेगा तो फैमिली से ही होगा ना सबसे पहले, उसके बाद जाता है स्कूल वगैरह में नामांकन होता है तो वहाँ से फिर सीखता है, ठीक है। तो सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है, बच्चे को अपने घर से होता है। जैसे अब मान के चले कि कोई अंग्रेजी वाले फैमिली हैं, वहाँ पे अंग्रेजी बोला जा रहा है तो बच्चे जो हैं ऑटोमेटिक अंग्रेजी बोलना ही सीखेंगे, ठीक है, वो हिंदी नहीं बोलेंगे। अगर हाँ कोई हिंदी भाषी है तो वहाँ पे वो हिंदी बोलना ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो ये भाषा उनको ऑटोमेटिक मतलब कि वातावरण में, इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, मतलब कि वो सीख जाएंगे। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है, तो 50,000 शब्दों तक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है, तो 80,000 शब्दों तक हो जाता है। नेक्स्ट, लड़का लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है, तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है, ठीक है। भाषा सीखने के साधन कौन कौन से हैं, तो भाषा सीखने के साधन बहुत तरीके से हो सकते हैं। अनुकरण करके सीख सकता है, दोहरा कर जिसको बोल सकते हैं, अनुकरण करके, किसी को देखकर, खेल विधि के द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप कर, प्रश्नोत्तरी मतलब कि प्रश्न और उत्तर कर, ये सब के द्वारा भाषा सीखा जा सकता है, ठीक है। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती है, तो 6 वर्ष की उम्र में संकेतों के द्वारा बात करना सीख जाती हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये आप लोग को बताया जा चुका है। भाषा के विकास प्रभावित करने वाले कारक जो है लिंग है, बुद्धि है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य आप लोग को वीडियो में बताया जा चुका है डीपली, तो देख लीजिएगा जाकर। फिर जनसंचार का माध्यम है, जन समूह का प्रभाव है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक संबंध है, विद्यालय है, आसपास के क्या है वातावरण है। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे के भाषा पे मतलब कि प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है, बुद्धि का है, जाहिर सी बात है। इंटेलिजेंस है लेकिन उसको में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है जितनी बुद्धि मतलब कि मनुष्य में है। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था, तो बुद्धि को परिभाषित करने वाले जो है तो पहले यूनान के दार्शनिकों ने किया था। कहाँ के किया था, तो यूनानी दार्शनिकों ने किया था। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया, तो अल्फ्रेड बिन ने समझाया था, ठीक है। ये 1904 में बताया था। मानसिक आयु के संबंध में बुद्धि को परिभाषित किसने किया था, तो अल्फ्रेड बिन ने किया था। इन्होंने बताया था कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, मानसिक आयु और वास्तविक आयु होता है आयु होता है। मतलब कि MA जिसको बोलते हैं मेंटल एज बोलते हैं, और CA जो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज होता है, जो कि रियल वास्तविक आयु होता है, और इंटू 100 करते हैं और इक्वल टू निकालते हैं IQ का फार्मूला। ये होता है बुद्धि लब्धि का फार्मूला। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे, तो फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे, तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिन ने दिया था। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बुद्धि द्विकारक सिद्धांत मतलब किसने दिया था और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिए थे स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। आप लोग को सब बताया जा चुका है, जाके वीडियो में देख सकते हैं। देखिए,
अल्फ्रेड बिने सहयोगी कौन कौन थे इसको? बुद्धि का सिद्धांत देने में जो थे बिने तो आते हैं नाम पे, लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए स्टर्न थे, टर्मन थे, साइमन थे, ठीक है, तो ये सब थे। नेक्स्ट आइए, बुद्धि के दो प्रकार, हाँ अभी बता दिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन। और तीरिक कारक भी था स्पीयरमैन, जिसको मैं जैसे जी कारक और एस कारक था बुद्धि बुद्धि में, ठीक है। त्रिकारक में कौन कौन थे ये आप लोग बताइए। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन है? बुद्धि के दो कारक सिद्धांत आप लोग का जी कारक और एस कारक सिद्धांत है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं कल के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।